फेंसिंग की कोचिंग क्लासेस कोयटा में होना थी। महावीर, जमरूश और उनके हमरा बहादुर काका की कोयटा के लिए रवानगी थी। आगा साहब और अम्मा बेगम से रुखसत लेकर वो यूशा के गले मिला। आगा साहब और अम्मा बेगम का ख्याल रखना। उसने यूशा को रिक्वेस्ट की, आप फिक्र न करें भाई, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। यूशा ने उसका शाना थपथपाते हुए तसल्ली दी। महावीर उसके शातिर दिमाग से अनजान उसकी तसल्ली कबूल करके आगे बढ़ गया। केहान से मिलकर वो दोनों गाड़ी में सवार होकर कोयटा के लिए रवाना हो गए। कोयटा के एयरपोर्ट रोड के करीब शामिर साहब का पुराना बंगला था, जो कि उन्होंने महावीर और जमरूश के दौरान ट्रेनिंग रहने के लिए तैयार करवाया था। वह बंगले पर पहुंचे तो शाम हो चली थी। बहादुर काका सामान रखवा कर खाने पीने की अशिया लाने मार्केट के लिए निकल गए। जमरूश कमीज के आस्तीन ऊपर करके किचन एरिया का जायजा ले रही थी जब महावीर पीछे से आया और उसे अपने हसार में लेकर कंधे पर थोड़ी टिकाई। महावीर डरा दिया। उसने चौंक कर कहा, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। वो मोहब्बत भरे लहजे में इजहार करने लगा, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। जमरूश उसके हाथों पर अपना हाथ रखते खुद को उसके सहारे पर डाल दिया। इतना प्यार क्यों करती हो मुझसे? वो वाकई समझने से कासिर था। प्यार के लिए वजह जरूरी नहीं है, हमारा रिश्ता ही इतना मजबूत है कि प्यार हो जाता है। वो उसके हसार में घूमकर उसके रूबरू हुई। जमरोश ने उसके कंधों पर बाजुओं का हल्का बनाया तो महाबीर ने उसके गिर्द अपना हसार मज़ीद तंग कर दिया। सांसों से सांसें मिली, निगाहों में निगाहें मकीद हो गई। फिजा में सरूर पड़ने लगा, हर सू धड़कनों का शोर गूंज उठा। उसी असना गेट की बेल बजी। जमरोश उससे अलग हुई पर महाबीर ने जाने न दिया। जाएं, गेट खोलें, बहादुर काका होंगे। उसने उसके बाजुओं पर जोर देकर हसार खोलना चाहा। आज उसे बाहर ही रहने देते। महाबीर की नजरों में खुमार था। बुरी बात है, जाओ। वो कब से बेल बजा रहे हैं। अब की बार उससे आंखें दिखाई। महाबीर ना चाहते हुए भी लपींचे उसके हसार से अलग हुआ और बाहर की जानिब बढ़ गया। जमरूश ब्लश करते मुड़कर किचन काउंटर पर मतवज्जा होगी। आप आज कहीं गुम नहीं हो सकते थे? महाबीर ने गेट खोलकर मुंह बसोरते हुए कहा। जी क्या? बहादुर काका हैरान हुआ। उसे महाबीर की बात समझ न आई। वो एक हाथ में बिरयानी और कढ़ाई के पैकेट और दूसरे में पानी की बोतल लिए अंदर दाखिल होते रुक गया। जी कुछ नहीं है, आइए जनाब। महाबीर ने जबरदस्ती मुस्कुराकर सर झटका। बहादुर काका अब भी परेशान था। वो हैरत भरे अंदाज में किचन की सिमत गया। बीबी, ये महाबीर बाबा को अचानक क्या हो गया? पता नहीं क्या बोल गया, समझ ही नहीं आई। बहादुर काका ने प्लास्टिक बैग से पैकेट निकालते हुए हैरानगी जाहिर की। हैं? कुछ नहीं, वो बस आपको तंग कर रहे हैं। जमरूश हंस पड़ी। बहादुर काका ने शानी उचका दी और अपने काम में लगी। वहीं महाबीर जमरूश को उसकी बात ना मानने पर हफ्की से घूरा था। खाने के दौरान खामोशी रही। महाबीर चंद बाइट्स खाकर कमरे में आ गया था। चंद मिनट बाद जमरूश दूध और विटामिन की टेबलेट ले गए अंदर दाखिल हुई। चलो आप अच्छे हस्बैंड की तरह ये मेडिसिन लो और सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है ना। स्पोर्ट्स फेडरेशन जाना है। वो टीचर की तरह हिदायत देते उसके पास बैठी। महाबीर ने टेबलेट ली और दूध का गिलास भी खत्म किया। गुड बॉय। वो उसे सराहते उठने लगी थी पर महाबीर ने बाजू से पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगी? वह शरीर अंदाज में कहते जमरूश पर काबिज हो चुका था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक मुखलिस औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है और ना ही खूबसूरती से, बल्कि वह उसके दिल से मुतासिर होती है कि वह उसे कितनी मोहब्बत और इज्जत देता है। कोयटा पोलो क्लब, जहां हर किस्म के स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग क्लासेस का इंतजाम था, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट की तादाद फराहम की गई थी। चूँकि फेंसिंग अभी पाकिस्तान में इतना आम नहीं था, इसलिए तलवारबाजी के ट्रेनिंग के लिए एक ही कोचिंग ऑफिसर और एक असिस्टेंट था। तलवारबाजी सीखने वाले स्टूडेंट्स की तादाद भी ना होने के बराबर थी। महाबीर के अलावा 3 और लड़के और 2 लड़कियां शामिल थी। वो स्टूडेंट्स ट्रेनर शफीकुर रहमान साहब और असिस्टेंट रजा खान की ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस कर रहे थे। शफीकुर रहमान साहब 45 से 50 साल के खूबरू वजीह मर्द थे। नाम की जैसे उनके मिजाज और अखलाक भी बेहद शफीक थे। महाबीर का उनके स्टूडेंट बनने पर समरुश को बहुत खुशी हो रही थी। वहीं रजा 35 से 40 साल के कद काट में लंबे चौड़े तवाना मर्द थे। थ्योरी की क्लास शफीक साहब लिया करते, जहां वो फेंसिंग और उसके मुतालिक मालूमात बताते, जबकि प्रैक्टिस की क्लास रजा की सपोर्ट थी। वह बाकायदा एक एक घंटा हर स्टूडेंट के साथ मैदान में तलवारजनी करता। आज महाबीर के ऑफिशियल ट्रेनिंग का पहला दिन था। वो कदरे घबराया हुआ था, लेकिन पोलो क्लब आते वक्त समरूश पूरा रास्ता उसे शफीकुर रहमान साहब के शफीक मिजाज के मुतालिक तसल्लियाँ देती थी। पोलो क्लब के पूरे अहाते से गुजर कर वो दोनों फेंसिंग कोचिंग सेंटर पहुंचे। शफीक साहब ने दिल फरागी से उनका इस्तकबाल किया। इब्तदाई तारुफ के बाद समरूश ने महाबीर की मेंटल स्टेटस की फाइल उनके सामने रखी। शफीक साहब ने पहले रिपोर्ट्स पढ़ी और फिर आंखों पर से ऐनक हटाकर महाबीर को भगौर देखा। वह काफ़ी देर से लब भींचे हाथों को बाहम मिलाए बैठा था। देखिए बेटा,
हमें सिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक वजारत सेहत से उनके अप्रूवल का नोटिस नहीं आता हम उन्हें फेस्टिवल में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते। शफीक साहब ने सीट की पूछ से टेक लगाते कहा। जमरूश और महाबीर ने एक दूसरे को देखा था। सर, आप उन्हें एक मौका तो दें, ये बहुत अच्छी तलवारसानी करते हैं। जमरूश दरखास्त करते आगे हुई। आपकी बात दुरुस्त है, पर हमारे ऊपर भी लोग हैं। पूरी फेडरल बोर्ड ऑफ गेम्स कमेटी है, हर एक प्लेयर की मेंटल और फिजिकल हेल्थ जांच कर ही फेस्टिवल में ज्वाइनिंग मिलती है। अब एक ऑफिसर को तो महाबीर की कंडीशन नहीं समझा सकता। शफीक साहब ने दस्तबरदारी से हाथ उठा लिए। महाबीर बेदिल होने लगा था, मगर जमरूश डटी रही। उसने हिम्मत न हारी। मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे तो पूरी कमेटी बुला लें, लेकिन महाबीर को एक दफ़ा तो अपना हुनर दिखाने का मौका दीजिए। अगर ये आपकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा तो हम बेशक वापस लौट जाएंगे। और रही बात वजारत सेहत के अप्रूवल की, तो वो मैं लेकर आऊंगी। जमरूश ने इतने एतमाद से कहा कि शफीक साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने सर को जंबिश देते टेलीफोन का क्रडल उठाया और फेडरेशन ऑफिसर को कॉल मिलाकर मशावरत की। ये बातचीत 10 मिनट तक चलती रही और बिलाखिर उनको महाबीर का ट्रायल लेने की इजाज़त मिल गई। जमरूश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ की। उसने एक्साइटेड होते महाबीर को देखा था। वह कदरे मुस्तरिब था, पर जमरूश ने उसका हौसला बनाए रखा। फेंसिंग ग्राउंड में रजा अपनी मखसूस हिफाजती जैकेट और फेस मास्क पहने फॉयल से स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा था जब महाबीर और जमरूश शफीक साहब के हमरा वहां आए। उन्हें आते देखकर रजा रुक गया। एक स्टाफ मेंबर को बुलवाकर शफीक साहब ने महाबीर के लिए फेंसिंग ड्रेस मंगवाया। रजा, इसका ट्रायल लेना है, तुम ओपोनेंट रहोगे। उन्होंने रजा को मुखातिब किया। रजा ने सर को खम देकर महाबीर का बगौर जायजा लिया। उसे महसूस हो गया था कि वह कुछ मुख्तलिफ बर्ताव करे। बाकी सब जरा ग्राउंड खाली कर दे। इतनी देर में शफीक साहब ने बाकी स्टूडेंट को साइड पर कर दिया। जाओ महाबीर। जमरूश ने उसके नज़दीक सरगोशी की। मैं कभी किसी से लड़ा नहीं हूँ। वो इनकारी था। यही मौका है खुद को साबित करने का। ये आपका टेस्ट है, इसमें पास हो गई तो ही फेडरेशन इजाज़त देगी। जमरूश समझाने लगी, पर मैं मुकाबला नहीं करता, मैं डायरेक्ट मारता हूँ। वह शराब में ही रहा। आपको ओलंपिक्स में जाना है ना, इसके लिए मुकाबला करना ज़रूरी है। बस आप उसके हाथों को देखो और अपनी तलवार से उसके वार को रोको, इतना ही करने। जमरूश ने समझाकर मासूमियत से उसे देखा था। उसने जमरूश की खुशी की खातिर कदम उठाए। रजा के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने सोच लिया था कि उस बच्चे को हराना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वो अपनी पोजीशन पर आ गया। वहीं शफीक साहब को भी उस पर पूरा यकीन था। रजा, बी केयरफुल, ही इज ऑटिस्टिक। शफीक साहब ने उसे महाबीर की कमजोरी की इत्तला दी। रजा ने सुनकर भी अनसुनी कर दी। महाबीर थूक निगल कर गला तर करता लंबा सांस लेकर लाइन के अंदर आया। कम ऑन महाबीर, यू कैन डू इट। जमरूश ने उसकी हौसला अफजाई करते सदा लगाई। रजा ने नजरों का रुख घुमाकर जमरूश की सिमत किया। उसकी एक झलक पर वह पल के झपकाना भूल गया। फिरोजी कलर का ब्लूची ड्रेस सेबतन के भारी काम वाला दुपट्टा सर पर लिए, हल्के मेकअप में मुस्कुराती नाजुक हसीना। यहाँ वो जमरूश को देख रहा था, वहाँ महाबीर उसे। उसकी नजरें जमरूश पर पाकर हर हसास शोहर की तरह महाबीर के दिल में भी शोला भड़का था। लोहे की पतली रॉड जिसे फेंसिंग के दायरे में फॉइल कहा जाता है, उसके हैंडल पर गिरफ्त मजबूत होगी। आंखों में घबराहट की जगह सख्ती दर आई। रजा स्टार्ट। घड़ी पर वक्त देखते शफीक साहब ने सीटी बजाकर उनका गेम शुरू करवाया। पहले बार का मौका रजा को दिया गया। वो अपनी जगह पर ही खड़े आगे पीछे होने लगा। महाबीर उसे देखा देखी एक पैर पीछे करके उसके वार का मुंतजिर था। रजा ने फॉइल बढ़ाई। महाबीर तेजी से पीछे हुआ। फिर महाबीर ने अपना फॉइल आगे किया तो रजा ने कदम पीछे उठाए। ऐसे उनका मुकाबला चलता रहा। जमरूश की आंखों में खुशी थी, जबकि शफीक साहब की आंखों में हैरत। महाबीर बिना किसी ट्रेनिंग के भी इतने अच्छे से तलवारजनी कर सकता है, ये उनके गुमान में न था। रजा ने अगला वार किया तो महाबीर कमर घुमाकर उसकी साइड पर आ गया और फॉइल उसकी जैकेट से टच कर दी। यूं उसे एक पॉइंट मिल गया। यहाँ रजा को गुस्सा आने लगा। उससे मजीद तेजी दिखाई, पर महाबीर उसकी तेजी से मुतासर न हुआ। उसके करतब जारी रहे। एक के बाद एक 15 मिनट के खेल में महाबीर के 10 में से 7 पॉइंट थे और रजा के सिर्फ 3। उससे ज्यादा शफीक साहब के तासुरात मुतजब थे। उन्होंने अपने करियर के इतने सालों में रजा से बेहतर फेंसिंग प्लेयर नहीं देखा था। आज महाबीर ने उन दोनों को ही हैरान करके रख दिया। पिछले 10 साल से मैं यहाँ ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, आज तक ऐसा मुकाबला नहीं देखा था। पहली दफा कोई अपनी टक्कर का मिला, तुम्हारे साथ खेलकर बहुत मजा आएगा। रजा उसके चेहरे के ऐन सामने आकर खनकारा। मुझे भी बहुत मजा आएगा। महाबीर तंदी से घूर कर बोला। उसके दिल में रजा के मनफी असरात मरतब हो चुके थे। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए रजा 4 मेडल्स जीत कर आया, 2 नेशनल ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर और 1 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज। आज तक उसे किसी ने ऐसे पॉइंट से शिकस्त नहीं दी थी। शफीक साहब महाबीर का शाना थपथपा कर डाल देते गोया हुए।
रज़ा की कारकर्दगी सुनकर ज़मरूश महसूस ज़रूर हुई थी। मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। महाबीर ने उम्मीद बांधी। इंशाल्लाह, शफीक साहब ने दुआ की। हवा से पहले उड़ना नहीं चाहिए बच्चे। रज़ा जाते जाते तंज कर गया। सही कहा सर। महाबीर सर को हम देकर हंस पड़ा था। उसे उसके टैलेंट के बिना पर कोचिंग क्लासेस में दाखिला मिल गया था। ज़मरूश ने महाबीर की मेडिकल रिपोर्ट्स इस्लामाबाद भिजवाकर सफिया के हाथों वजारत सेहत तक पहुंचा दी थी, ताकि वहां से भी क्लियरेंस मिल जाए। आज उसकी शफीक साहब के साथ पहली क्लास थी। उस क्लास में वो ओलंपिक्स की तारीख बयान करने लगी। ओलंपिक्स के गेम सन 1994 से हर 4 साल बाद मौसम गर्मा और मौसम सरमा में मुनक्किद किया जाता है। इस गेम में दुनिया भर के एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। जदीद सदी के ओलंपिक्स गेम चौथी हिजरी के तारीखी गेम से इनकाद किया गया है, जो ग्रीस के शहर ओलंपिया में खेला जाता है। उसके बाद सन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी बनाई गई, जिससे ये गेम पूरी दुनिया में मकबूलियत पाने लगा। 20 और 21 सदी में इस गेम में काफ़ी तब्दीलियां लाई गईं, जैसे कि साल में 2 दफ़ा रखा गया, जिससे मौसम सरमा में बर्फीले गेम्स भी शामिल की जाएं। इसके साथ साथ पैरालंपिक गेम्स भी शामिल किए गए, जो कि माजूर खिलाड़ियों के लिए मखसूस किया गया। यूथ ओलंपिक गेम्स में 14 से 18 साल के टीनेजर्स का हिस्सा हौसला बढ़ाया गया। इसी तरह फेंसिंग का आगाज 19वीं सदी में हुआ। ये तलवार से खेला जाने वाला गेम है। इस गेम में इस्तेमाल होने वाले तलवार के अलग अलग अशकाल और नाम है। सबरी, एपी, फॉयल, जो कि रूल्स के मुताबिक अटैक और डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी एक फेंसर को 3 इवेंट में खेलना पड़ता है, पर अक्सर सिर्फ एक में महारत हासिल करनी होती है। ऐसे फॉयल और एपी वो इवेंट है जिसमें खिलाड़ी को मुकाबल शख्स को हथियार की नोक से टच करके पॉइंट मिलता है, जबकि सबरी में हथियार के किसी भी हिस्से का टच काबिल कबूल है। फॉयल में महज सीने को फॉयल की नोक से टच करने का रूल है। सबरे में कमर से ऊपर किसी भी हिस्से से टच करने पर पॉइंट बढ़ता है। एपे में पूरी बॉडी पर सिर्फ औजार की नोक से टच करना काबिल कबूल होता है। फेंसिंग में पूरा यूनिफॉर्म इस्तेमाल होता है, जिसके बगैर मैदान में उतरने की इजाज़त नहीं होती। उस यूनिफॉर्म में शाम है एक मजबूत जैकेट, जो कि गर्दन से लेकर कमर तक जिस्म को चोट लगने से महफूज करता है। फिर आता है प्लास्ट्रॉन, जो कि बगल के नीचे पहना जाता है। उसके बाद दस्ताने और फिर मजबूत फैब्रिक से बनी पैंट और आखिर में जूते, जो कि घुटनों तक लंबे होते हैं। सबसे अहम चीज़ है फेस मास्क, जो टोपी नुमा होते हैं और आधे सर, चेहरे, गर्दन पर पहनकर खतरे से बचा जाता है। उस पूरे यूनिफॉर्म में इवेंट के मुताबिक फायर गुजारी जाती है, जिसमें टारगेट को टच करने पर लाइट जलती है। ग्रीन लाइट जली तो मतलब टच हो गया और पॉइंट मिल जाएगा। अलबत्ता अगर रेड लाइट जली तो मतलब आपसे गलती हुई है और पॉइंट सामने वाले को दिया जाएगा। खस्तार की हवेली में खामोशी छा गई थी। समरूश और महाबीर की गैर मौजूदगी हर शय ने महसूस की। आगा साहब और अम्मा बेगम नाश्ते की टेबल पर तन्हा बैठे थे जब महाबीर की कॉल आई। कैसा है मेरा बच्चा? आगा साहब ने वीडियो कॉल ऑन करके गर्मजोशी से पूछा। बहुत अच्छा, पर आपको बहुत याद करता हूँ। महाबीर की खुशी उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। हमें भी आपकी बहुत याद आती है। समरूश कहाँ है? आगा साहब ने उसे अकेले पाकर सवाल किया। उनके पूछने की देर थी। समरूश स्क्रीन पर नमोदार हुई और बारी बारी आगा साहब और अम्मा बेगम से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। क्लासेस कैसी चल रही हैं? दूसरा सवाल कोचिंग क्लास के मुतालिक हुआ। बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है, मैंने पहले दिन ही यहाँ के ट्रेनर को ही हरा दिया। हाँ हाँ हाँ। वो महसूस होते अपनी और रसा के माबैन हुए मुकाबले की रोदात सुनाने लगा। उसकी दास्तान सुनकर आगा साहब और अम्मा बेगम भी हंस दिए। माहौल खुशगवार था, मगर हसद की नजर होगी। उनसे कतरे फासले पर खड़े यूशा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वजीर आला सरफराज साहब को कॉल मिलाई। रास्ता साफ है। महाबीर अपने गेम में बिजी है, कहीं मौका है आगा साहब पर अटैक करने का। उसने हवेली के हालात से आगाह किया। वो शामिर का सुनकर वापस तो नहीं आ जाएगा? सरफराज साहब मुतमिन नहीं थे। वो अपने मकसद तक पहुंचे बगैर वापस नहीं आएगा। आप अपना काम शुरू कर दे। उससे दोबारा जोर दिया। ठीक है, मैं खाली नोटिस बनवाता हूँ। उन्होंने हामी भर के कॉल काट दी। यूशा कमीनगी से आने वाले वक्तों में अपनी ताकत को सोचते महसूस होते मुस्कुरा दिया था। एक माह की ट्रेनिंग से महाबीर काफी कुछ सीख गया था। उसके नए दोस्त भी बन गए थे। उस एक माह में समरूश बाकायदगी से उसके साथ कोचिंग क्लासेस आती थी। उस दिन उनकी खुशी दुगनी हो गई थी। वजारत सेहत और फेडरल बोर्ड ऑफ गेम्स कमेटी से महाबीर को फेस्टिवल में शिरकत करने की इजाज़त भी मिल गई। महाबीर की हिम्मत मजीद बढ़ गई। आज समरूश एक हफ्ते के बाद उसके साथ कोचिंग सेंटर आई थी। महाबीर थ्योरी क्लास में था और समरूश अकेले गार्डन एरिया में टहल रही थी। रजा ने उससे बात करने का मौका गंवाना मुनासिब न समझा। वो प्रैक्टिकल क्लास के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस जारी रखने की हिदायत देकर खुद उसके पास आ गया। समरूश उसे अचानक नमदार होते देखकर चौंकी जरूर थी।
آپ واقعی کمال کی ہیں، ایک آٹسٹک مریض کو فینسنگ میں شامل کرا دیا اور سے گفتگو کا آغاز زمروش کی تعریف سے کیا۔ یہ مہابیر کا خواب تھا، اسے بچپن سے ایتھلیٹ بننا تھا، میں تو بس اس کے مواقع بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زمروش راہداری پر چلنے لگی۔ آپ کو بھی شوق ہے تلوار بازی کا؟ رضا اس کے آگے آ گیا، وہ اسے کلاس کی سمت جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، ایک دفعہ کوشش کی تھی پر مہابیر کی تلوار اٹھائی ہی نہیں گئی۔ زمروش نے یوں ہی کہہ دیا، مگر رضا کو مانو موقع مل گیا، میں سکھاتا ہوں نا، میرا تو کام ہی یہی ہے، بس 1 منٹ، کہیں جانا مت پلیز۔ رضا جھٹ سے کہتے ایک کیبن کی سمت بھاگا۔ زمروش دوہری کیفیت کا شکار ہونے لگی، وہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی پر مہابیر کے ٹرینر کا دل دکھانا مطلب مہابیر کی ٹریننگ خراب کرنے کے مترادف تھا۔ اتنی دیر میں رضا ایک عدد صابرے لیے اس کے پاس آیا۔ سب سے اول اس نے صابرے کے ہینڈل زمروش کے ہاتھ میں دیا، اسے بے دلی سے تھام تو لیا تھا لیکن اسے چلا نہیں پا رہے تھے۔ تھوڑا سا اوپر اور شولڈر کی مدد سے سیدھا کرو، ہاں ایسے۔ اب وہ تفصیل بتاتے ہوئے اس کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا۔ زمروش اس کے حرکات و سکنات محسوس نہ کر سکی، وہ اس کی باتوں پر عمل کرتے، صابرے کو اٹھا کر دائیں سے بائیں کرتے خوش ہونے لگے۔ دوسری طرف مہابیر اور اس کے ساتھی کلاس سے باہر آ رہے تھے۔ گارڈن ایریا کی راہداری پر زمروش کو رضا کے ساتھ صابرے پریکٹس کرتے دیکھ کر اس کی گردن کی رگیں تن گئی، آنکھوں میں سختی امڑ آئی، وہ خونخوار نظروں سے رضا کو گھورنے لگا۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور سانس تیز ہونے لگی۔ زمروش نے رضا کی نزدیکی بڑھتی دیکھی تو فوراً سے ہٹ گئی۔ اتنا کافی ہے، تھینکس۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ ان دونوں میں سے کسی نے مہابیر کو اپنی جانب متوجہ نہیں دیکھا تھا۔ بریک کے بعد رضا اپنے کیبن میں چینج کر رہا تھا جب مہابیر اپنی اصلی تلوار لیے اس کے کیبن میں در آیا۔ رضا نے مڑ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہابیر کا انداز پورا بدلا ہوا تھا، وہ فیسٹیول میں حصہ لینے والا پہلا آٹسٹک اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ خزدار میں راج کرنے والے نواب مہابیر احسانی شیر تھا۔ مہابیر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ چاہیے؟ رضا نے اپنا مزاج نارمل رکھا۔ مہابیر تلوار ہوا میں بلند کر کے چلائی پر رضا جو کہ پروفیشنل فینسر تھا اس لیے بر وقت اپنا بچاؤ کر لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ اصلی تلوار ہے، لگ جائے گی۔ اب اسے خوف کے ساتھ ساتھ تیش آنے لگا۔ اس سے اپنے بچاؤ کے لیے آس پاس نظر دوڑائی تھی۔ رضا سر، میں پاگل نہیں ہوں، پر بننے میں 1 منٹ نہیں لگتا، اسے دان پر دان جمائے ہوئے جواب دیا۔ رضا نے اسے دھکا دیا اور اپنے آئپے تک ہاتھ بڑھایا تھا کہ ایک پل میں مہابیر نے اسے کھینچ کر دیوار سے پن کر دیا اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ دوسری طرف زمروش خالی کلاس دیکھ کر پریشان ہوگی۔ مہابیر کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ایک اور اسٹوڈنٹ جس کی مہابیر سے دوستی تھی وہ وہیں سے گزر رہا تھا جسے زمروش نے روک لیا۔ ایکسکیوز می، مہابیر کہاں ہے؟ اس نے اسے مخاطب کر کے سوال کیا۔ مہابیر، وہ تو رضا سر کے کیبن کی طرف کیا ہے، اس لڑکی نے یاد کرتے ہوئے بتایا۔ زمروش کو کھٹک محسوس ہوئی، اس کی چھٹی حس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا، وہ فوراً رضا کے کیبن کی جانب لگی۔ رضا اور مہابیر ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ شاید آپ جانتے نہیں ہیں سر، میں اس تلوار سے 22 قتل کر چکا ہوں، وہ بھی بغیر کسی ٹریننگ کے۔ اس نے رضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورا۔ رضا کے آئیبرو پھیل گئے، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو اس کی گردن کٹ جانی تھی۔ ایک اور کرنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ پر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ وہ ہلکی آواز میں مستفسر ہوا۔ آپ صرف مجھے ٹرین کرو، میری بیوی کو نہیں۔ باقی کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا؟ مہابیر نے پل کے جھپکاتے تائید چاہی۔ رضا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر وار کرتا اس سے پہلے مہابیر تلوار ہٹاتے پیچھے ہو گیا۔ مہابیر، کیا ہو رہا ہے؟ زمروش کی آواز پر وہ دونوں چونکے، وہ دروازے پر کھڑی متفکر نظروں سے ان دونوں کی جھڑپ دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، میں سر کو اپنا وہ ٹیلنٹ بتا رہا تھا جو صرف خزدار کے لوگ جانتے ہیں۔ اس نے سچ ہی کہا پر گھما کر۔ رضا نے رخ موڑ لیا تھا، اس نے اس وقت چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تو سر، سی یو ایٹ دا گراؤنڈ۔ مہابیر نرم خوئی سے کہہ کر پلٹ گیا۔ زمروش اس کے ساتھ نکل گئی تھی، اسے جاتے جاتا رضا کے بگڑے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ یہ منظر نواب شاہ میر احسانی کے آفس کا ہے۔ مشکور کو کل کے کانفرنس کا اسکیجول سمجھا کر نکل رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز نے گھیر لیا۔ آپ کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، ایک آفیسر نے کورٹ کی نوٹس دکھا کر آگاہ کیا۔ واٹ؟ شاہ میر صاحب کی ہوش اڑ گئے۔ پولیس اہلکار نے انہیں گھیر کے ساتھ چلنے کی ہدایت دی۔ یوشا اور کیہان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آغا صاحب، ہم کچھ کرتے ہیں۔ یوشا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، ہم ابھی وکیل کا انتظام کرتے ہیں۔ کیہان نے اس کی بات میں اضافہ کیا۔
میڈیا والوں کی موجودگی میں نواب شمیر احسانی کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے خاموشی سے ساتھ چل پڑے۔ ٹی وی پر ان کی گرفتاری کی خبر براہ راست دکھائی جا رہی تھی۔ اماں بیگم بے دم ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یوشا کو کال کرو۔ انہوں نے دل تھامے منزہ کو صدا لگائی۔ وہ سر کو خم دے کر یوشا کا نمبر ملانے لگی۔ کال مل جانے پر اس نے فون اماں بیگم کے آگے کیا۔ ہاں اماں بیگم، میں ہوں ان کے ساتھ۔ کیہان وکیل صاحب کو لانے کیا؟ آپ فکر نہ کریں۔ جی میں انہیں واپس لے آؤں گا، یوشا نے دلاسا دیا۔ اس وقت اماں بیگم کو مہابیر کی بے حد یاد آئی تھی۔ دوسری طرف شکور جو کہ نواب صاحب کا وفادار تھا یوشا کی گرفت میں تھا۔ اگر آغا صاحب کو خبر ہوئی تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ اسے شکور کے سینے پر گن رکھے دھمکایا۔ اسے دھمکا کر وہ جیل کے اندر گیا۔ آغا صاحب، کیہان کی کال آئی تھی، وکیل صاحب آؤٹ آف ٹاؤن ہے، دوسرا وکیل آپ کا کیس لینے کو تیار نہیں، ہمیں شہر سے کسی وکیل کو بلانا پڑے گا، اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ وہ مجبور بیٹا بنے ان کے سامنے آیا۔ سرفراز کو کال ملاؤ۔ نواب صاحب سلاخوں کے پیچھے دائیں سے بائیں چکر لگاتے کھنکارے۔ آغا صاحب، یہ کیس اسی نے تو کیا ہے، اس نے رازداری سے کہا۔ آغا صاحب اپنی جگہ رک کے بے یقینی سے یوشا کو دیکھا تھا۔ بڑا ہی کمینہ نکلا، آپ کے 5 کروڑ بھی کھا گیا، سیٹ بھی نہیں دی اور اب آپ پر ہی کیس کر دیا۔ اس نے دوسری چنگاری لگائی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، آنے دو مہابیر کو۔ انہوں نے غصے میں سلاخوں کو مکہ مارا۔ مہابیر تو اب آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے آغا صاحب، پر آپ فکر نہ کریں، مہابیر کی تلوار نہ سہی، میری گن آپ کا یہ کام کر دے گی۔ اس نے بیٹے ہونے کا احساس جتایا۔ آغا صاحب نے فخریہ مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ پر ابھی کچھ مت کرنا، ابھی اسے مارا تو سب کا شک ہم پر ہی آئے گا، پہلے مجھے یہاں سے نکالو، پھر مل کر اسے دبوچیں گے۔ آغا صاحب نے تنبیہ کیا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ آنکھوں میں جنون بھر کر کہتے مڑ گیا۔